हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपन ने हड़प्पा सिंधु सभ्यता, उसके बाद में वैदिक संस्कृति, उसके बाद में महाजनपद काल और उसके बाद में दोस्तों अपन ने जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है वो पढ़ लिए। यानी कि अपन ने 4 क्लासें हैं वो पढ़ ली है। आज अपनी इसमें 5वें नंबर की क्लास है और आज अपन इसमें मौर्य काल से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली 4 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछली 4 क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। टॉपिक का नाम है मौर्य काल। टॉप 100 प्रश्न करवाने जा रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अच्छा प्रश्न है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र, और इस ग्रंथ की रचना है वो दोस्तों कौटिल्य ने की थी, यानी कि विष्णुगुप्त या चाणक्य आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैकियावेली के प्रिंस से इसकी तुलना की गई है। तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बताइए मित्रों। देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो की थी दोस्तों किसने? तो ये की थी अशोक ने। अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, उसकी हत्या करके खुद शासक बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे जिसने उसको प्रभावित किया था? देखिए मित्रों, देखिए, अशोक की पत्नी के रूप में दोस्तों महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती, तिस, ये 5-6 पत्नियों के नाम मिलते हैं, जिसमें जो करुवाकी है उसने दोस्तों अशोक को प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? बताइए। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अर्धमगधी का। अर्धमगधी का। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्धमगधी। नेक्स्ट, 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों तक्षशिला। कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला भेजा था। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और बिंदुसार को दोस्तों शत्रु का विनाशक भी कहा जाता है, यानी कि अमित्र केटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? बताइए। तो दोस्तों अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वह, यानी कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें से
जो मौर्य वंश है ये दोस्तों सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। दोस्तों मौर्य काल है ये 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था मित्रों। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? दोस्तों सम्राट अशोक ने ये है कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद में दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। यानी कि अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, नाम याद रखना है आपको, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त ने दीक्षा दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी यह। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, यह भी आपको याद रखना है, और भद्रबाहु से वो दीक्षा ली थी। ठीक है, और अशोक ने उपगुप्त से। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो कि दोस्तों उसके प्रधानमंत्री, उनके गुरु, क्या नाम था? चाणक्य। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बौद्ध कला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मैंने भी आपको बताया दोस्तों जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया और भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्टस ये नामों से जाना जाता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए दोस्तों वृषल शब्द का प्रयोग मिलता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है वो क्या था? तो वो था दोस्तों पण। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पण। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो बताइए मौर्य वंश का शासक है वो कौन सा नहीं है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो मित्रों देखिए मौर्य वंश का शासक नहीं है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ठीक है, और एक और है भद्रथ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए अजातशत्रु है, ये मौर्य वंश का शासक है, ये नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों भद्रथ। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी है वो कौन था वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो
वो था कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुणाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। दोस्तों, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है वो क्या है? तो इसकी जो ये नाटक है, ठीक है, मुद्रा राक्षस, इसकी जो विषय वस्तु है वो है दोस्तों इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? बताइए, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, किसने जीते पहली बार? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अशोक ने की थी। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो दोस्तों कहाँ पर नहीं है? तो देखिए, अशोक का जो शिलालेख है ये पाटलिपुत्र में नहीं है, बाकी गिरनार में भी है, कांधार में भी है और टोपरा में भी है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख है वो नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो दोस्तों नंदवंश के बाद में किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों घनानंद, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों तक्षशिला। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों इंडिका। क्या है? इंडिका। तो दोस्तों क्या हुआ था कि यूनानी शासक था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने दोस्तों 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया था, यानी कि भारत पर आक्रमण किया था यूनानी शासक सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में। इस आक्रमण में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, नाम याद रखना है, हेलेना, ठीक है, उनसे विवाह किया था। और ये दोस्तों भारतीय इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मेगस्थनीज ने भारत पर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, जिसके ग्रंथ में
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंडिका का। सॉरी, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह है दोस्तों विशाखदत्त। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, और वो पुस्तक है दोस्तों कौन सी, इंडिका, जिसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो वो कौन सी भाषा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राकृत। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय है वो किसने प्राप्त की थी, तो ये की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, दोस्तों बताइए मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने यानी कि कितनी श्रेणियों में विभक्त किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कितनी श्रेणियों में, तो दोस्तों 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। किसने, मेगस्थनीज ने। कौन सी पुस्तक में, तो इंडिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 श्रेणियों में। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में। ठीक है, राजनीतिक नीतियों के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो बताइए कौन सा नहीं था इसमें, तो इसमें दोस्तों श्रीलंका नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी है वो किसने बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र जहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी और यहाँ पर चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है, तो ये किसका बना हुआ है ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों वो महल है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बराबर गया जिला यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, बताइए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो वो किया दोस्तों आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आजीविकों ने। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन से अभिलेख से, तो वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, दोस्तों
वह अभिलेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो दोस्तों वो अभिलेख है कौन सा? तो वो है भाब्रू अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो वो भाब्रू अभिलेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, भाब्रू अभिलेख, ठीक है। और ये कहाँ पर मिला है? तो ये जयपुर में। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 39 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। अपने को बताना है कि किसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था सेंडोकोटम, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंड्रोकोट्टम के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि शत्रु का विनाशक कहा गया है। और अशोक को दोस्तों प्रियदर्शी कहा गया है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो बताइए वो कहाँ पर है? उत्तराल मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कालसी में। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज है वो था दोस्तों कौन? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप इन्होंने दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बताइए जो कलिंग युद्ध हुआ था उसकी जानकारी है वो कौन से शिलालेख में मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अशोक का कौन सा शिलालेख है वो? तो अशोक का वो 13वां शिलालेख है। अशोक का वो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग विजय और उसके हृदय परिवर्तन और भी अन्य कई चीज़ें हैं वो उसमें उनकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 13वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 46 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कब पराजित किया था। तो 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो था दोस्तों अशोक। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 48 नंबर का प्रश्न, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया?
तो दोस्तों क्या किया कलिंग के युद्ध जीतने के बाद में? दोस्तों भारी रक्तताप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 49 नंबर प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक नाटक था मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। और दोस्तों मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, संस्कृति कला साहित्य बिल्कुल सही है। सोने के सिक्के ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये तीनों इसमें सही है। 1 3 4 ये 3 इसमें सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 3 4। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है या दोनों सही है। देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, क्या सही है? तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही है। कारण देखिए, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सत्य है और आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। तो अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं, आपके सारे के सारे टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा टॉप 100 प्रश्नों के, और ये शानदार और नए प्रश्न हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों। देखिए, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, अशोक के जो शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं, तो वो है दोस्तों एक तो दूसरा और एक है 13वां। दूसरा और 13वां जो शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कथन ए और कारण आर दिया, कथन ए और कारण है ये, ठीक है, कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए, अशोक ने राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। और आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? दोस्तों जो अशोक का नाम अशोक है वो कौन से अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों ऐसे 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पूछा गया है, ठीक है, तो एक तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा मास्की। ठीक है, इसके अलावा 3 और ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है और बाकी किसी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एक मास्की, दूसरा है इसमें गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा, और एक है दोस्तों नेतुर और एक है उदयगोलम। ये 4
जो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो कौन सा एक अशोक के स्तंभों के बारे में गलत है। तो दोस्तों देखिए इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, बिल्कुल सही है। स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, बिल्कुल सही है। ये स्थापत्य संरचना का भाग है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर की जो स्थापना है वो किस मौर्य शासक ने की। तो दोस्तों सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में अपने को बताना है, ठीक है, सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तरापथ है, ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये तक्षशिला में। दक्षिणापथ में दोस्तों सुवर्णगिरी, और अवंती राष्ट्र में उज्जैनी, और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों के चारों है वो सही दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे देखिए किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन से ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थशास्त्र में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। आगे देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और किससे ली थी तो भद्रबाहु से ली थी। यहाँ पे अशोक की बात हो रही है, तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी तो दोस्तों ये ली थी उपगुप्त से। किससे उपगुप्त से। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मेगस्थनीज ने दोस्तों पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था। तो दोस्तों ये सड़क निर्माण जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था एग्रनोमाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन से ग्रंथ में अपने को यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन इस ग्रंथ में अपने को यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए इसमें 66 नंबर का प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था उनमें शामिल है। बताइए मौर्यों का यानी कि मौर्य वंश का जो राजकोषीय वर्ष है वो कब आरंभ होता था। तो ये होता था दोस्तों आषाढ़ यानी कि जुलाई से आरंभ होता था। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का
उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? बताइए कौन कौन सी जातियों का जो उल्लेख है वो अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है? तो दोस्तों देखिए, चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। ठीक है, इन विष्णुकुंड और पल्लव, इन दोनों का दोस्तों अशोक ने अपने शिलालेखों में वर्णन नहीं किया है। बाकी 4 का किया है, चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 68 नंबर का प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक का अभिलेख है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफगानिस्तान में। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो दोस्तों कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो ये निकाला गया था मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह किसकी उक्ति है? तो ये दोस्तों मेगस्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला है वो नहीं जानते। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो दोस्तों किसने किया था ये आग्रह? तो ये किया था बिंदुसार ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 13वां बृहत शिलालेख, यानी कि 13वें शिलालेख में अपने को कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 75 नंबर का प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान करें, ये अपने को बताना है। तो कौन से प्रांत का गवर्नर था अशोक बिंदुसार की मृत्यु के समय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है उज्जैन। उज्जैन प्रांत का दोस्तों गवर्नर था अशोक, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो बताइए कौन से शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में यह कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है कलिंग का पृथक शिलालेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, इसमें 78 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकें, यानी कि कर सकते हैं। तो ये कौन से शिलालेख में अपने को ये जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये कौन से शिलालेख में? तो ये छठे शिलालेख में अपने को ये जानकारी मिलती है। कौन से शिलालेख में? छठे शिलालेख में यह अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि राजा के पास किसी भी समय दोस्तों सूचना प्रेषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो जिला स्तर के अधिकारियों का नाम दोस्तों अवरोही क्रम में बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रादेशिक, फिर राज्युक और फिर युग तक। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विष्टि है। तो विष्टि क्या है? तो दोस्तों विष्टि है वो बेगारी है। क्या है? बेगारी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेगारी। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता किसको बोलते थे मौर्य काल में? तो दोस्तों सीता है, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय करता था उसको बोलते थे दोस्तों सीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है वो है दोस्तों इसमें स्तंभ। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्तंभ। नेक्स्ट आगे देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महास्थान बांग्लादेश और सोहगोरा उत्तर प्रदेश के अभिलेखों से अपने को ये जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों किसे भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो बताइए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों खगोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग इसमें किया गया है, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, मनसेरा हजारा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, इस लिपि का प्रयोग किया गया है और इस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ग्रीक, यूनानी और आरामाइक लिपि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है शेर ए कुना कांधार, शेर ए कुना कांधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये द्विभाषी अभिलेख है शेर ए कुना। ठीक है, याद रखना शेर ए कुना है ये अभिलेख है और ये द्विभाषी अभिलेख है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 87 नंबर का प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे
कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिस्र। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डिमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि जिसको डिमेकस भी बोलते हैं, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में ये भारत आया था। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का जो नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम उल्लेख है वो मैंने भी आपको दोस्तों 4 अभिलेख ऐसे बताए थे जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की, गुजरा, नेतुर और उदयगोलम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गुजरा दे रखा है, तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो दोस्तों 8 पशुओं की आकृतियां है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सांची स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया? तो ये बनवाया था दोस्तों अशोक ने। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है, तो अशोक को स्मरण किए जाने का जो कारण है वो क्या है? तो वो है जनहित। तो इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनहित, ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फायान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वरुचि, वराहमिर और धन्वंतरी, ये तीनों दोस्तों नवरत्न थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज है वो किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दोस्तों क्या? प्रतिवेदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए बिंदुसार पुत्र था, तो बिंदुसार है वो किसका पुत्र था? तो ये पुत्र था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की वह है। भारतीय लोगों ने जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए कौन से गुण की प्रशंसा की? तो वो है उच्च नैतिक स्तर। तो इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इंडिका में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से दोस्तों आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।